हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर। तो आज हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ चुके हैं बहुत सी बातें इसके रिलेटेड, कि करंट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, कैसी क्वांटिटी है, लाइक दिस। तो थोड़ा सा इसका हम एक जल्दी से इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को जो डेफिनेशन में देते हैं, जो पढ़ते आए हैं, तो यही है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन किया है इसमें क्लास 12th के लेवल पे। द रेट ऑफ चार्ज फ्लो नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज़ डिफाइंड एज करंट, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, और जो आपका फ्लो ऑफ चार्ज है वो आपका नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर का मतलब ये हो गया कि जैसे सपोज़ ये हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, ये पेन जैसे है, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, जैसे मान लो कि सपोज़ हम यहाँ से कट करेंगे तो ये जो भी इसके पीसेस निकल के आएंगे गोल गोल, वो सारे इसके क्रॉस सेक्शन होंगे। तो हर एरिया का जो क्रॉस सेक्शन जो है इसका क्या होगा, इसके यहाँ जैसे जो इसका क्रॉस सेक्शन होगा ना इधर ये पूरा, तो इसके सामने मतलब ये उसका परपेंडिकुलर मतलब ये हो गया। तो वही इसका मीनिंग है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज करंट। ओके, सो अब बात आती है कि दो टाइप्स के करंट को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं। यहाँ पे एक होती है आपके यहाँ पे एक इंस्टेंटेनियस करंट, जिसको हम लोग फॉर्मूला लिखने का तरीका है वो है एक dq/dt। एक आपका होता है यहाँ पे एवरेज करंट, उसको हम लिखते हैं ΔQ/ΔT होती है, ठीक है। तो दो टाइप से हम लोग यहाँ पे करंट की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो पहला हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट और दूसरा हम लोग एवरेज करंट। दोनों में डिफरेंस ये है, जैसे सपोज हमने कहा इंस्टेंटेनियस करंट है, तो हम अगर इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। हमने कहा कि हमको 2 सेकंड पे करंट कितनी बतानी है या 3 सेकंड पे कितनी करंट है पता लगानी है, तो उसको तब हम लोग यहाँ पे हम dQ/dt को टर्म को यूज़ करते हैं, इस फॉर्मूले को तब लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। एवरेज करंट का मतलब होता है बिटवीन टाइम पीरियड, मतलब हम किस टाइम से और किस टाइम के पीरियड में करंट चाहिए। हमने कहा सपोज कि हमको t=0 सेकेंड से t=2 सेकेंड के बीच में कितनी करंट थी, मतलब कि तो हम लोग 0 से 2 तक जो भी एवरेज करंट निकल के आएगी, ठीक है, वो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 से t=0 सेकेंड्स पे कुछ करंट थी, t=2 सेकेंड पे कुछ करंट थी। तो जो t=2 सेकेंड पे जो करंट थी या फिर जो चार्ज था, फ्लो ऑफ चार्ज, वो माइनस जो t=0 सेकेंड पे चार्ज था माइनस को, तो ऊपर चार्ज में माइनस हो जाएगा, ठीक है। टाइम में क्या होगा, 2 सेकेंड 2 - 0। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से एवरेज करंट को कैलकुलेट करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट। तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है 1 एम्पियर, मतलब एम्पियर इसकी यूनिट होती है करंट की। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इसे I मतलब करंट dQ/dt। तो सिंपली I का मतलब करंट, तो करंट का यूनिट एम्पियर हो गया। Q का मतलब चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलम्स होती है, और T का मतलब टाइम है, तो टाइम का सेकेंड्स होते हैं, सबको पता है। तो एम्पियर 1 एम्पियर = 1 कूलम/1 सेकेंड, ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी है, मतलब तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी होने का रीज़न क्या है इसका, देखो इसका एक तो मैग्नीट्यूड भी है, करंट का डायरेक्शन भी होता है, किस डायरेक्शन करंट फ्लो कर रहे डायरेक्शन होता है। बट एक जो थर्ड चीज़ होती है कि वो डजेंट फॉलो वेक्टर एडिशन, और वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। वेक्टर एडिशन जो रूल होता है हम लोगों का ना, कि जैसे 2 वेक्टर होते हैं, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तुम लोग वहाँ पर रिजल्टेंट निकालते हैं √/a² + b² + 2ab cos θ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ एक करंट सपोज़ किसी डायरेक्शन में जा रही है, सपोज ऐसे जा रही है, एक करंट को ऐसे जा रही है, दूसरी करंट को ऐसे जा रही है, इनके 2 वायर से मान लो, ठीक है, और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे करंट मान लो गई 2 एम्पियर, यहाँ पे करंट गई 3 एम्पियर। तो आप सोचो कि इनका रिजल्टेंट निकाल देंगे, तो 2² + 3² + ऐसा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें ऐसा इसीलिए यहाँ तो यहाँ पर अगर हम टोटल करंट निकालनी होगी तो सिंपली 2 + 3 एम्पियर जो जोड़ देंगे यहाँ पर, तो 5 एम्पियर हो जाएगी।
तो हमको यहाँ पे एंगल से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती, सिंपली स्केलर एडिशन होता है, सिंपल इसको ऐड कर देते हैं इसको, ठीक है। तो 3 रूल होते हैं किसी क्वांटिटी को वेक्टर शो करने के लिए, पहला कि उसका मैग्नीट्यूड होना, दूसरा उसका डायरेक्शन होना चाहिए, तीसरा वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। तो ऊपर के 2 तो हैं फॉलो कर रहे हैं उसका, क्योंकि करंट है तो मैग्नीट्यूड है, करंट है तो डायरेक्शन है, बट एडिशन नहीं है, वेक्टर एडिशन नहीं, डेट्स वाई इट विल बी काउंटिंग स्केलर क्वांटिटी। बट हाँ, जैसे कई बार क्या होता है एग्ज़ाम्स में, आप कंपटीशन्स में मान लो अगर उसने ऑप्शन में लिख दिया स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, एक आपकी टेंसर क्वांटिटी भी होती है। टेंसर क्वांटिटी के बारे में आप लोग ग्रेजुएशन लेवल पे जब जाओगे तो वहाँ पढ़ोगे, ठीक है। तो ये जो करंट होती है बेसिकली अगर देखी जाए, मतलब अगर हायर लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो टेंसर क्वांटिटी होती है, बट क्लास 12th के लेवल तक का टेंसर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे रखा है, डेट्स वाई उसको हम लोग स्केलर मान के पढ़ाई करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं आपको इन फ्यूचर कभी आपको एग्ज़ाम्स में कहीं अगर देखने को मिले कि करंट इज ऑप्शन में कि टेंसर क्वांटिटी भी दे रखा है, तो सबसे पहले आप लोगों को टेंसर क्वांटिटी पे ही क्लिक या टिक करना है वहाँ पर, ओके। नेक्स्ट फिर हम लोगों का कॉन्सेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये है कि पहले समझते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। पहला हमने ये डायग्राम बना रखा है यहाँ पे, ये डायग्राम क्या है एक्चुअली, ये जो हमने एक ये मेटेलिक कोई कंडक्टर है, या फिर आप सिंपली एक कोई कंडक्टर है कोई, ये सब क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इसकी कुछ लेंथ मान ली हमने एल है यहाँ पे। तो जब तक ये इस कंडक्टर को हमने एक किसी रूम टेम्परेचर पे या किसी टेम्परेचर पे रखा हुआ, नॉर्मली ये रूम टेम्परेचर पे, तो हम देखते हैं या इसमें देखा गया कि पता है कि जो मेटल्स हैं तो कंडक्टर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन प्रोसेस होता है, तभी वो कंडक्ट कर पाते हैं, कंडक्शन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, खैर, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास जो है जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कुछ जिगजैग मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, एक रैंडम मोशन देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक रैंडम मोशन कर रहे हैं कंडक्टर में। तो जो भी कोई कंडक्टर होता है उसमें अगर उस कंडक्टर को अगर किसी आप रूम टेम्परेचर पे रखे हुए हैं तो उसमें एक मोशन होता है, एक रैंडम मोशन होता है वहाँ पर। अब ये रैंडम मोशन कहाँ से आता है? ये रैंडम मोशन आता है थर्मल एनर्जी से, ठीक है, थर्मल एनर्जी से। थर्मल एनर्जी मतलब कि जो आपका उस टाइम में जो टेम्परेचर मेंटेन्ड है, रूम का टेम्परेचर है या और ज़्यादा टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसमें थर्मल एजिटेशन होते हैं, एक्साइटेशन होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तुमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत इजीली, वो बहुत हल्के भी होते हैं, तो बहुत इजीली एनर्जी को गेन करते हैं, तुरंत वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी रीज़न से, उसी कॉन्सेप्ट से हमने उसी बिहाफ पे बोला गया है कि थर्मल एजिटेशन जो प्रोसेस है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं किसी भी कंडक्टर में, जो भी आपका किसी भी एक रूम टेम्परेचर पे रखा गया हो, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करते जाओगे तो उतना उनका मोशन बढ़ता जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है कि जब तक कि आपका जो कंडक्टर है उस पर अगर हम कोई बाहर से कोई कोई बैटरी सोर्स या कोई ईएमएफ कुछ नहीं अप्लाई करते हैं, तब तक उन इलेक्ट्रॉन्स की कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं होती है। दे आर कैपेबल टू मूव इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, मतलब वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। बट हमने फिर एक सेकंड डायग्राम यहाँ पे शो किया हुआ है, यहाँ पे इसी कंडक्टर को हमने क्या किया, एक किसी बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, किसी बैटरी से यहाँ पे जोड़ दिया है। जब इसको बैटरी से जोड़ दिया तो हमने देखा यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो जिगजैग मोशन कर रहे थे, अब वो जिगजैग मोशन ना करके अब उनका एक यूनिक पाथ हो गया, एक यूनिक डायरेक्शन हो गई है, ठीक है। तो वो डायरेक्शन जो है यूनिक जो हुई है बिकॉज ऑफ द ये जब हमने बैटरी यहाँ पे ज्वाइन कर दी, उस बैटरी की वजह से क्या हो गया, वहाँ पे उनकी एक यूनिक डायरेक्शन हो गई है और उन इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगने लगा है। अब देखो यहाँ पे हमने दिखाया आपको, यहाँ बैटरी ज्वाइन की हुई है, फिर यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कंडक्टर के अंदर यहाँ पे कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अंदर कंडक्टर में और आपका कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तुमने पढ़ा है कि जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड या कहीं भी होती है और उस रीजन में कोई चार्ज पार्टिकल होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है
तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई जो पढ़े हम लोग, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, वेयर क्यू इज़ द चार्ज एंड ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच द चार्ज इज कैप्ट, जिसमें चार्ज रखा गया है, तो वहाँ पे उस पर वो फोर्स लगेगा। बात ये होती है कि हमने एक चीज़ और पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो तो कंडक्टर के अंदर जीरो होती है वैल्यू, ये पढ़ चुके हम लोग। ओके, बट वो जो वैल्यूज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में जीरो होती है, वो तब होती है जब आपका कोई बैटरी या ईएमएफ ज्वाइन नहीं करते हैं किसी कंडक्टर में, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये कंडक्टर है, ठीक है, इसके बाहर से अगर हम कोई फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, या कोई यहाँ पे इस तरह से, और इसमें कोई अलग से कोई बैटरी सोर्स नहीं जोड़ते हैं, यहाँ पे बाहर से कोई फील्ड अप्लाई करते हैं, तो कंडक्टर के सरफेस पे आपको चार्जेस दिखेंगे, बट अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है, क्योंकि सारे चार्जेस जो होते हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। सपोज यहाँ पे हमने कोई एक प्लेट रख दिया, यहाँ पे कोई हमने प्लेट रख दिया, ठीक है, इस प्लेट से इसमें इंडक्शन हुआ, इंडक्शन की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गए, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ गए, डेवलप हो गए यहाँ पे, ठीक है। और एक जो हम और एक हमने बाहर से फील्ड अप्लाई की हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अप्लाई है, और एक जो इंडक्शन की वजह से जो तो इंडक्शन से क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जस्ट उल्टा आपका अंदर एक फील्ड डेवलप होगी, जिसको हम इंडक्शन फील्ड बोलते हैं, वहाँ पे इंड्यूस्ड फील्ड बोल सकते हैं। तो वो फील्ड जो होगी वो एग्जैक्ट अपोजिट होगी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, दोनों फील्ड जो है कैंसिल आउट हो जाती हैं, और इसलिए यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि सारे चार्जेस जो होते हैं वो सरफेस पे उसके रिसाइड कर जाते हैं, ठीक है। ये कह सकते हैं कि इसके यहाँ पे मान लो सपोज यहाँ पे सारे चार्जेस यहाँ पे होल्ड हो गए आके, तो एक किसी रखे हुए कंडक्टर में जिसमें बैटरी कनेक्ट नहीं होती, बैटरी कनेक्ट नहीं होती है, वहाँ पे चार्जेस आपके होल्ड होते हैं, इकट्ठा होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर है वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। बट हेयर यहाँ पे हमने बैटरी को ज्वाइन करते, बैटरी ज्वाइन करते क्या होगा कि अब यहाँ पे चार्ज को होल्ड होने का टाइम ही नहीं है, चार्ज यहाँ पे होल्ड नहीं हो पाएगा, चार्ज क्या होगा फिर यहाँ से मूव आउट कर जाएगा। जैसे सपोज हमने कहा यहाँ पॉजिटिव चार्ज थे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज थे, ठीक है। तो नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, जो आपकी जो नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, वो रिपल होंगे, मतलब यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पे थे वो रिपल होंगे इस तरफ, और पॉजिटिव वाले अट्रैक्ट होंगे इस तरफ। तो क्या होगा कि पूरा यहाँ पे चार्जेस का मोशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ चार्जेस का मोशन हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जम था चार्ज, यहाँ पे सिर्फ जम रहा है, यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे चार्ज का मोशन स्टार्ट हो गया, और चार्ज का जैसे ही मोशन स्टार्ट हो जाएगा अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था कि रखे हुए कंडक्टर में जब तक आप बैटरी ज्वाइन नहीं करते वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहेगी। इसीलिए आपने जब तक आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा अभी तक, वहाँ तक आपने यही पढ़ते आए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती, क्यों, क्योंकि तब तक वहाँ पे हमने कहीं कोई बैटरी का नामो निशान नहीं था, कहीं कि हमने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की थी। बट जैसे ही हमने यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखा कि हमने बैटरी कनेक्ट की, तुरंत देखा हमने कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। क्लियर, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई यहाँ पे, तो हमको क्या हो गया कि ये आपका कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उन पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, इन द जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड की गई है इस सेशन में, तो फोर्स जो होगा चार्ज पे इधर लगेगा, ठीक है। क्यों लगेगा, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्शन, ये इसका मतलब कि इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज होंगे, इधर कहीं नेगेटिव होंगे, तो पॉजिटिव की तरफ ही तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए तो या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगता है उसमें। डेट्स क्लियर, ठीक है। सो यहाँ पे फिर हमने ये तो बात होगी इसकी, ठीक है। अब बात करते हैं द एवरेज थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा था, देख रहे थे यहाँ पे जो थर्मल एजिटेशन की वजह से, तो यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन की एक थर्मल वेलोसिटी थी, ठीक है, उसकी एक यूनिक वेलोसिटी थी, उसकी एक डायरेक्शन थी। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ जा रहे हैं, हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग वेलोसिटी, हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग डायरेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है जो थर्मल वेलोसिटीज़ थी हर इलेक्ट्रॉन की, हमने उनको सम अप किया, एक एवरेज निकाला। तो एवरेज निकाला तो U1 प्लस मतलब फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रॉन की, सेकंड इलेक्ट्रॉन, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो इस कंडक्टर में टोटल, अपॉन इनका एवरेज निकाला, तो हमने देखा कि ज़ीरो आया। मतलब जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है उन इलेक्ट्रॉन्स की, वो हमारी ज़ीरो होती है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे फिर हमने एक स्टार बनाया हुआ है कि एवरेज वेलोसिटी या एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ ज़ीरो,
नॉट द एवरेज स्पीड। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने यहाँ पे एवरेज थर्मल वेलोसिटी ज़ीरो होने की बात कही है, एवरेज स्पीड ज़ीरो होने की बात नहीं कही है। रीज़न देखो, एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होने का मतलब ये है कि वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो स्पीड जो है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही होता है, तो मैग्नीट्यूड तो कुछ ना कुछ होगा ही, बट डायरेक्शन की वजह से क्या हो गया, वो सारे ज़ीरो हो जाते हैं वहाँ पे। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी वहाँ पे ज़ीरो हो गई बिकॉज ऑफ इट्स रैंडम मोशन, ज़िगज़ैग मोशन। बट कुछ ना कुछ एवरेज स्पीड होती है, तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। और एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो डिस्टेंस से कुछ ना कुछ ट्रेवल किया ही होगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि मान लो सपोज इलेक्ट्रॉन वहाँ गया, वो वापस फिर से उसी पाथ पे आ गया, उसी पॉइंट पे लौट के आ गया, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी इज़ ज़ीरो वेर एज द एवरेज स्पीड इज़ नॉट ज़ीरो। दैट्स ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करते हैं। ऑन अप्लाइंग सोर्स EMF एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव कर्नल्स experience force, the acceleration of each electron is given by A is equal to minus EE upon m. Okay, now move to this point. यहाँ पे हमने देखा कि कि हमने अप्लाइंग सोर्स यहाँ पे EMF को अप्लाई किया, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज कर्नल एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे देखा हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ऑब्वियसली इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और इसमें कुछ पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं, ठीक है, या पॉजिटिव आयंस होते हैं जो हैवी होते हैं, जो मूव नहीं कर सकते हैं, तो फोर्स उन पे भी लगता है, बट बिकॉज ऑफ उनके जो हैवियर होते हैं, उनकी मास उनका ज़्यादा होता है, इसकी वजह से उनका मोशन नहीं हो पाता है। वेरस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हल्के होते हैं, तो इसकी वजह से उनका इसलिए इलेक्ट्रॉन का मोशन पॉसिबल है और आयंस का मोशन पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज़ किया है कर्नल्स। कर्नल्स का मतलब ये होता है सिंपली कि जैसे सपोज़ हमारे पास ये कोई एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ऑब्वियस ही बात है। सपोज़ इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है अपना जो शेल है वो छोड़ दिए हैं और फ्री हो गए हैं, मतलब उससे फ्री हो गए हैं। तो फ्री हो गए हैं तो क्या होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं जाएगा यहाँ पे, सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा। तो जब सिर्फ न्यूक्लियस बचता है तो न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो उसी को तो हम विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन्स का जो एटम होते हैं उनको हम जो बचा हुआ जो न्यूक्लियस होता है, सिंपली जो बचा हुआ जो न्यूक्लियस है उसको हम कर्नल्स बोलते हैं। कर्नल्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ओके। तो जैसे ही इस पर हम देखेंगे कि हमने EMF लगाएंगे तो इस पर फिर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा इस पर, ठीक है। फोर्स लगेगा तो F इज इक्वल टू M इंटू A होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है, कुछ ना कुछ मास होगा, मास है, फोर्स लग रहा है, एक्सीलरेशन होगा, ऑब्वियस बात होगी। यहाँ से हम लोग देखा जाएगा तो अगर हम M और A मल्टीप्लाई हो तो F इज इक्वल टू M A तो बन रहा है यहाँ पे। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, F इज इक्वल टू MA वाला रूल यूज़ किया है। तो यहाँ से हमने क्या किया कि F की वैल्यू क्या होती है, फोर्स। तो हमने फोर्स यहाँ पे निकाला कि QE होता है। हमने पढ़ा है कि जो फोर्स होता है वो QE होता है। Q मतलब कोई चार्ज हो गया, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Q चार्ज क्या है, फोर्स किस पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स पे। तो Q की जगह पर हम लोग E रख दिए, -E, ठीक है। अब -E का रीज़न ये है कि डायरेक्शन इसकी नेगेटिव है, जस्ट अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। इसलिए हमने अपने नेगेटिव वर्ड यूज़ किया है। वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा है, डेट्स वाई नेगेटिव माना हुआ है यहाँ पे। तो A इज इक्वल टू -EE अपॉन M हो जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सीलरेशन से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है कंडक्टर में, कब, जब उस पर बैटरी अप्लाई की गई है, ओके। तो बैटरी अप्लाई करने से फ़र्क ये पड़ा कि मूव तो पहले भी करा था, फ़र्क ये पड़ा कि इसको अब एक यूनिक डायरेक्शन, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सबकी डायरेक्शन यही होगी। यहाँ पे क्या था, बैटरी अप्लाई नहीं थी, इसलिए इलेक्ट्रॉन में कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं थी। हो सकता था कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करा था, कोई यहाँ, कोई कहीं से भी करके, बस इतने ये फ़र्क पड़ा आपको बैटरी अप्लाई करने पे यहाँ पर, ओके। नाउ नेक्स्ट है, एट एनी गिवन टाइम, किसी गिवन टाइम एन इलेक्ट्रॉन हैज़ अ वेलोसिटी v1। मान लिया हमने किसी एक इंस्टेंट टाइम में उसकी किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी उसको v1 मान लिया। तो उस कंडीशन में हमें जो फर्स्ट इक्वेशन मोशन होता है क्या, तो v इज इक्वल टू u प्लस AT पढ़ते आए हैं हम लोग क्लास 9 से।
तो यहाँ पे हमने v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ वन ले लिया, ठीक है। किसी एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किसी एक इंस्टेंट पे हमने मान लिया किसी एक टाइम पे v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए टी वन हो गया। यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, v1 जो है वो हमारी एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है किसी एक गिवन टाइम में। वो टाइम क्या है, टाउ वन है, उसको हम टाउ बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और एक्सेलरेशन होता है, ए एक्सेलरेशन है। और u1 जो है हमारे पास वो थर्मल वेलोसिटी है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस यहाँ पे अभी देखा हमने डिस्कस यहाँ पे कर चुके हैं थर्मल वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे u1 थर्मल वेलोसिटी हो गई, v आपका वेलोसिटी एट अ गिवन टाइम हो गया, टाउ वन वो टाइम हो गया जिस टाइम पे हम देख रहे हैं, और a जो है एक्सेलरेशन हो गया उस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब यहाँ बात होती है कि जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ मोशन हो रहा था वो बिकॉज ऑफ ओनली थर्मल एजिटेशन की वजह से हो रहा था। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी थी वो थर्मल वेलोसिटी थी यहाँ पे, इसके अलावा और कोई वेलोसिटी नहीं थी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी वो सिर्फ थर्मल एजिटेशन की वजह से थी, और वो सिर्फ थर्मल वेलोसिटी थी। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम तो जो कंडक्टर है वो तो रूम में ही रखा हुआ अभी भी, तो इसका मतलब थर्मल एजिटेशन अभी भी हो रहा होगा, और थर्मल एजिटेशन हो रहा था तो मतलब पार्टिकल्स अभी भी मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एजिटेशन की वजह से भी मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से कुछ वेलोसिटी होगी जो थर्मल वेलोसिटी पढ़ रहे थे हम लोग, तो बिल्कुल यस ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपका थर्मल एजिटेशन की वजह से थर्मल वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। साथ में इन एडिशन ऑफ थर्मल वेलोसिटी हमको जो फील्ड अप्लाई की उस फील्ड की वजह से भी जो एक हमको एक वेलोसिटी मिल रही है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है पार्टिकल। तो यहाँ पे दो तरह से वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन के पास, एक आपकी थर्मल वेलोसिटी है और दूसरी आपकी वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने, या फिर आप इन शॉर्ट आप कह सकते हो जो हमने ईएमएफ अप्लाई किया है, ईएमएफ अप्लाई किया है उसी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। कैसे आई ये भी देख लीजिए आप लोग, v इज इक्वल टू ई इंटू एल पढ़े हैं फॉर्मूला, v इज इक्वल टू ई इंटू डी पढ़े हैं, या v इज इक्वल टू ई इंटू एल पढ़े हैं। पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। तो कंडक्टर है, कुछ लेंथ है, इसके क्रॉस जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस वो डेवलप हो ही जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास फिर ये कॉन्सेप्ट ही आ जाता है कि यहाँ पे जो सेकंड वाले केस में जो डायग्राम देखा हमने उसमें हमारे पास थर्मल वेलोसिटी भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई की गई है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी गेन किया है। तो नेट वेलोसिटी जो हमारे पास है वो v1 है, u1 प्लस AT1। इसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अभी इसको आगे और डिस्कस कर देते हैं। सो द वेलोसिटीज ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स, तो इस तरह अगर एक इलेक्ट्रॉन का ये वेलोसिटी तो अदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, v2 v3 एंड डॉट डॉट vn सबका निकल चला जाएगा ऐसे ही। लेकिन एक्सेलरेशन सबका यहाँ पे सेम रहेगा। अब एक्सेलरेशन सेम क्यों रहेगा सारे पार्टिकल्स का, क्यों, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का मास और उनका चार्ज सेम है, 1.6×-19 मास भी सेम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑब्वियस सी बात है, बैटरी वही है, बैटरी में चेंज की नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही रहेगी। और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो भी 9.31 10⁻³ kg जो भी होता है, ठीक है। तो वो आपका वहाँ से, तो ये सारा टर्म कांस्टेंट हो गया, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। तो अब चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन सबका सेम है, तो फ़र्क क्या पड़ रहा है सिर्फ टाइम का, और के अलग अलग थर्मल वेलोसिटीज़, क्योंकि थर्मल वेलोसिटीज़ अलग अलग हो सकती हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। सो द वेलोसिटीज ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स आर v2 v3 एंड vn। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज इक्वल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमने देखा यहाँ पे v1 v2 v3 जो भी है, इन सब का अगर हम एवरेज करते हैं तो जो एवरेज इन वेलोसिटीज़ का जो एवरेज निकल के आता है इलेक्ट्रॉन के, उसको हमने यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम दिया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम उसी को दिया है। तो vd से डिनोट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, तो vd इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट vn, जो भी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं सबकी अलग अलग वेलोसिटीज़ हैं, अपॉन n कर दिया नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। तो vd इज इक्वल टू, अब v1 की वैल्यू हमने क्या लिखी थी हमने, u1 प्लस a⁴1। तो v1 की वैल्यू क्या होगी, u1 प्लस a⁴1। v2 की वैल्यू क्या होगी, ऐसे सिमिलर वे में u2 प्लस a⁴1। एक्सेलरेशन में आपको पहले बताया कि सेम रहेगा, ठीक है। तो u2 प्लस a⁴2 हो गया। फिर उसके बाद डॉट 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 ऐसे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा nth इलेक्ट्रॉन, तो u1 प्लस a⁴1 हो जाएगा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n हो गया। तो vd इज इक्वल टू, अब क्या होगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, u1 u2 एंड u3 एंड un तक कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। कॉमन निकाल के अपॉन n कर देंगे यहाँ पे, फिर प्लस साइन, ठीक है। फिर यहाँ पे a⁴1 a⁴2 प्लस a⁴3 एंड a⁴n ऐसे, फिर हमारे को u1 u2 u3 वाले टर्म को हमने अलग निकाल लिया अपॉन n करके। अब हमारे पास क्या बचा, a⁴1 a⁴2 ये बचा, तो इनको भी अलग कर लेंगे यहाँ से। तो a⁴1 a⁴2 में क्या होगा, हमारा सिर्फ τ1 τ2 3 ये अलग, सिर्फ
टाइम पीरियड अलग है ना, एक्सेलरेशन तो सब में सेम है, तो एक्सेलरेशन कॉमन ले लेंगे और टाइम पीरियड को एक साथ लिख लेंगे, अपॉन n कर देंगे यहाँ पे भी, ठीक है। तो इस तरह से इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्मेट में हम यहाँ पे लिख। फिर उसके बाद जो है हमारे पास हमको पता है कि u1 प्लस u2 प्लस u, मतलब जो हमारे पास जो थर्मल वेलोसिटीज़ थी, तो हमने कहा था कि एवरेज थर्मल वेलोसिटीज़ क्या थी, वो 0 थी, मैंने स्टार्टिंग पढ़ रखा था। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म था हमारे पास जो पिछली इक्वेशन में u1 वाला, वो 0 हो जाएगा। जब वो 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ ये एक्सेलरेशन वाला टर्म बचेगा। तो वी डी इज इक्वल टू a τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 τn अपॉन n, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अभी τ1 τ2 इन सबको अगर जोड़ देंगे तो नेट टाइम निकल जाएगा, तो ये नेट टाइम, तो इसी को हम लोग रिलेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। ए हमारे पास कांस्टेंट था, तो वी डी इज इक्वल टू ए टी हो गया, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम हो गया। तो वी डी इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले है ना कि माइनस ई अपॉन एम देखे थे, अभी हम निकाले थे। तो ये हमने ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया और टाउ हमारे पास ऑलरेडी था, तो वी डी इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टाउ हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के यहाँ पे आ गया। अब कुछ बातें और जनरल बातें कर लेते हैं कि ये टाउ क्या है, यहाँ पे ये लैम्डा क्या है, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो टाउ जो है इसको रिलेशन टाइम बोलते हैं, और लैम्डा जो है हम उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं। इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये चीज़, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ पे उसने ये पहला कोलाइड किया, उसके बाद फिर आगे जाके यहाँ पे कोलाइड किया, ठीक है। दो एक सक्सेसिव कॉलिजन हो गए, इस इलेक्ट्रॉन के दो सक्सेसिव कॉलिजन हो गए, इसको सक्सेसिव कॉलिजन बोलते हैं। सक्सेसिव कॉलिजन मतलब होता है कि दो कॉलिजन हो, उसके बीच में और कोई कॉलिजन ना हो, फिर सिर्फ दो ही कॉलिजन हो उसके बीच में, एक ये इसके बीच में कोई कॉलिजन ना हो, ठीक है। तो अगर मतलब बीच में कोई एक और कॉलिजन हो गया तो फिर ये दोनों सक्सेसिव नहीं रहेंगे, फिर ये और ये सक्सेसिव हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये पाथ मिल रहा है, अब इस पाथ में यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन टकराया, फिर उसके बाद यहाँ से फिर मूव किया, फिर आगे मूव करके गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करके जाएगा तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन के पास कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, तो यहाँ बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहा है। तो ये जो पाथ है, इसी पाथ को हम लोग बोलते हैं लैम्डा, इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन को जितने भी पाथ मिलेंगे, रैंडम पाथ जो फ्री पाथ मिलेंगे, उन सब का हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। तो इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। आप बात करते हैं रिलेशन टाइम की, रिलेशन टाइम जैसे नाम है उस हिसाब से इसका काम भी है। तो वो टाइम जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलैक्स करता है, मतलब वो कोई कोलिजन नहीं करता है, तो वो कब करेगा, जब उसको कोई फ्री पाथ मिलेगा। तो फ्री पाथ में ही इलेक्ट्रॉन रिलैक्स करता है, इसलिए जहाँ जहाँ जितने फ्री पाथ होंगे उतने आप यहाँ पर रिलेशन टाइम में जाते हैं वहाँ पर। तो ये आपका फ्री पाथ है, यहाँ पे इसका रिलेशन टाइम हो गया। आगे कोई मान लो एक फिर यहाँ पे टकराया, अब यहाँ पे ये दोनों सक्सेसिव कोलिजन हो गया, तब इसका यहाँ पे मीन फ्री पाथ ये हो गया, यहाँ पे इसका रिलेशन टाइम जो है वो हमारा मतलब वो टाउ टू हो गया, यहाँ पे टाउ 1 हो गया, यहाँ पे लैम्डा 1 है, यहाँ पे लैम्डा 2 है। आगे फिर कोलाइड कर दिया, अब ये दोनों सक्सेसिव हो गए, यहाँ पे लैम्डा 3 हो गया, टाइम पीरियड टाउ 3 हो गया। इस तरह से हम लोग रिलेशन टाइम को और मीन फ्री पाथ को अंडरस्टैंड समझ सकते हैं यहाँ से, ठीक है।